देखिए, आज आप लोग पार्ट 1 वाले ध्यान दो। आज आपका मेन टॉपिक होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चैप्टर पहले हम पढ़ा चुके थे और उस पर जो न्यूमेरिक थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता सब्सिडरी, ध्यान दीजिएगा उस पर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो पहले इसके बारे में एक बार हम समझा देते हैं। पहले भी समझाए थे हम कि मांग की लोच क्या होती है। मांग की लोच, तो मांग की लोच हमको क्या बताता है? मांग की लोच हमको यह बताता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में, मांग की लोच 3 तरह का होता है। एक होता है इनकम इलास्टिसिटी, एक है प्राइस इलास्टिसिटी, एक है क्रॉस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी, यहाँ लोच का मतलब सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में होता है। हम लोग जनरली लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या समझ लेते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी, और उसी पर ज़्यादा चर्चा है। लेकिन इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी भी होता है, इनकम इलास्टिसिटी भी होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब वो डिमांड में चेंजेज हुआ ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में चेंज होगा, तो उस तरह के इलास्टिसिटी को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब हुआ कि चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम। इनकम बदलने से जो डिमांड बदलता है उसको कहते हैं हम लोग इनकम इलास्टिसिटी। और क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ कि 2 गुड्स होगा जिसमें एक गुड्स के प्राइस में चेंज करेंगे तो दूसरा गुड्स के डिमांड में क्या होगा? चेंज होगा, तो उसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, खाली इलास्टिसिटी बोलो, तो किस पर फोकस करेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी पर। तो प्राइस इलास्टिसिटी हमको बताता है कि प्राइस में एक चेंजेज आया। मान लीजिए प्राइस में हम 20% चेंज किए, प्राइस 30% चेंज किए, प्राइस 50% चेंज किए। चेंज का मतलब यानी बढ़ाए होंगे या तो घटाए होंगे। तो डिमांड में किस रेट से चेंज आएगा? डिमांड का जो चेंजेज आएगा उसका परसेंटेज क्या होगा? तो प्राइस में चेंज होने से डिमांड में जो चेंजेज होता है उसके बीच का जो रेट होता है, उस रेट को इकाई से मापते हैं, 1 से मापते हैं, 1% से मापते हैं। तो प्राइस में चेंज होने से डिमांड में जिस रेट से चेंज होता है उस रेट को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ गए ना? यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सब टॉपिक हम पहले बता चुके थे। चलिए हम एमसीक्यू क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है निम्न कोटि के वस्तु में मांग की लोच होती है। निम्न कोटि का जो वस्तु होता है, निम्न कोटि का वस्तु का मतलब क्या हुआ? निम्न कोटि का वस्तु का मतलब हुआ कि इनकम बढ़ने से क्या होगा? डिमांड घटेगा। कंज्यूमर इनकम के हिसाब से गुड्स को कितने टाइप में डिवाइड किया गया? 2 टाइप में डिवाइड किया है। कंज्यूमर इनकम के हिसाब से एक गुड्स होता है नॉर्मल गुड्स, एक क्या होता है? नॉर्मल गुड्स, और एक होता है इंफेरियर गुड्स। इंफेरियर गुड्स का मतलब निम्न कोटि का वस्तु, ये निम्न कोटि का हो गया, यह सामान्य वस्तु हो गया। तो इनकम अगर बढ़ेगा, इनकम अगर मेरा क्या होगा? बढ़ेगा यानी प्लस होगा, तो इसका जो डिमांड है ना घटेगा, इसका डिमांड घटेगा, इसका डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। इनकम अगर कंज्यूमर का बढ़ता है, कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है, तो जो घटिया वस्तु होता है, घटिया मतलब कम दाम वाला, लोग उसको कम खरीदता है, क्योंकि इनकम बढ़ने से लोग हाई लेवल का सामान खरीदता है। मान लीजिए कोई आदमी 5,000 रुपये महीना में कमा रहा है और कहीं से 100 रुपये का टी शर्ट पहन रहा है, लेकिन वही आदमी अगर 5 लाख महीना कमाएगा तो वो 100 रुपये का टी शर्ट पहनेगा? नहीं पहनेगा। तो उसके लिए वो वस्तु क्या हो गया? निम्न कोटि का हो गया, घटिया हो गया। पहले घटिया नहीं था, लेकिन इनकम बढ़ने से क्या हो गया? घटिया हो गया। तो इनकम बढ़ने से जो इंफीरियर गुड्स होता है उसका डिमांड घटता है। घटता मतलब नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। और इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड्स जो होता है, जो हाई प्राइसेस होता है, उसका डिमांड क्या होता है? बढ़ता है। तो उसका हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इनकम बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है, ये हो गया पॉजिटिव। इनकम बढ़ रहा है, डिमांड घट रही है, क्या हो गया? नेगेटिव। तो इंफीरियर गुड्स बोला है ना इसमें, तो इंफीरियर गुड्स में क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ इंफीरियर गुड्स दिया हूँ, एग्जाम में यहाँ नॉर्मल गुड्स भी रह सकता है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब किसी के बारे में बता सकते हैं। नॉर्मल गुड्स में इनकम का फ्लो पॉजिटिव होता है, और इंफीरियर गुड्स में इनकम का फ्लो क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये सेट हुआ ना माइंड में?
तो अगर नॉन इंफीरियर गुड्स बोलेगा तो क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के कितने प्रकार है। तो मांग की लोच के कोई प्रकार जो होता है वो डिपेंड करता है किसके कारण डिमांड चेंज हो रहा है। अगर प्राइस के कारण चेंज हो रहा है तो उसको कहेंगे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी। आप लोग इंटर में पढ़े होंगे तो इंटर में केवल प्राइस इलास्टिसिटी पर चर्चा था, यहाँ ग्रेजुएशन में सब पर चर्चा करना पड़ेगा। अगर डिमांड प्राइस के कारण चेंज हो रहा है तो कौन सी इलास्टिसिटी कहेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी। अगर हमारा डिमांड इनकम के कारण चेंज हो रहा है तो कौन सी इलास्टिसिटी कहेंगे, इनकम इलास्टिसिटी। अगर डिमांड मेरा किसी दूसरे गुड्स के कारण चेंज हो रहा है, किसी दूसरे गुड्स के प्राइस में चेंज किए, जैसे एक्स वाई मान लो दो वस्तु है, एक्स का प्राइस चेंज किए तो वाई का डिमांड में क्या आ गया, चेंजेज आ गया, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉस इलास्टिसिटी। यानी ये सब क्या है, इलास्टिसिटी के एक टाइप ही है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज होगा, मैंने इसमें कौन कौन से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यहाँ लिखा नहीं है प्राइस इलास्टिसिटी। मांग की लोच के ये सब मांग की लोच के क्या है, प्रकार है। ग्रेजुएशन में आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। जिसके कारण से डिमांड चेंज हो रहा है वही लोच हो गया। अगर विज्ञापन के कारण से डिमांड चेंज होगा तो विज्ञापन लोच हो जाएगा। बात समझ गए, तो उस हिसाब से बहुत टाइप हो सकता है इलास्टिसिटी का, क्लियर। लेकिन हम लोग मेन टॉपिक किस पर पढ़ते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी पर। तो इसका आंसर जो 2 नंबर का हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हर दिन बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, वो भी VVI। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्राइस इलास्टिसिटी का क्या टाइप है, प्राइस इलास्टिसिटी का प्रकार, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। एक होता है ईडी, प्राइस इलास्टिसिटी को बाबू ईडी का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी को बहुत आदमी क्या से इंडिकेट करता है, ईपी से इंडिकेट करता है। ईपी का मतलब प्राइस इलास्टिसिटी। और जनरली लोग इलास्टिसिटी के लिए ईडी वर्ड यूज करते हैं, ईडी भी यूज किया जाता है, लेकिन ईपी लगा देने से क्या समझेंगे, ये कौन सी इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। क्या क्या टाइप होते हैं, एक होता है ईडी इन्फिनिटिव, एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी 1 के बराबर, एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी 0 के बराबर, एक होता है लेस देन 1 और एक होता है मोर देन 1। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट, इसको कहते हैं हम लोग परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक। इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक, यूनिट है ना, यूनिटरी इलास्टिक क्या, इसको कहते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक। क्या कहते हैं, परफेक्ट इन इलास्टिक। इसको कहते हैं रिलेटिव, रिलेटिव, रिलेटिव इन इलास्टिक, कम रहेगा तो इन इलास्टिक, इसको कहेंगे रिलेटिव इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब लोच हुआ यानी टेंशन है, इन इलास्टिक का मतलब होता है बेलोच। क्या बात है बाबू, नहीं नहीं भाई बंद करो क्लास, डिस्टर्ब कर रहा है, इसको बोलो क्लास बंद ले रहा है। तो इस तरीके से इलास्टिसिटी कितने टाइप का होता है, 5 प्रकार का होता है। पहला हो गया एक हो गया आपको परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक, रिलेटिव इन इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक का मतलब हम पहले भी बताए थे कि प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस किए, यानी नॉमिनल चेंजेस, हल्का बढ़ाओ या हल्का कमाओ। डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस होगा, जैसे हल्का बढ़ा है तो डिमांड घट के 0 हो गया, या हल्का कम किए तो डिमांड बहुत ज्यादा होने लगा, तो उसको कहेंगे परफेक्ट इलास्टिक, जिसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटिव। इसको इन्फिनिटिव सिंबल से इंडिकेट करते हैं। एक होता है यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब हुआ जिस रेट से मेरा प्राइस क्या किया है, चेंज किया, माने 50 प्राइस में हम 50% परिवर्तन किए। कितना परसेंट परिवर्तन, 50%। डिमांड में भी कितना चेंज आया, 50%, माने 50% प्राइस बढ़ा है, डिमांड भी 50%। क्योंकि एक ईडी का एक फॉर्मूला और होता है, परसेंटेज चेंज इन क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, अब बट्टे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, होता है कि नहीं होता है। अगर दोनों का परसेंटेज सेम रहेगा, मान लो प्राइस में हम 50% चेंज किए और डिमांड में भी 50% चेंज किए, तो काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये हो जाएगा आपको यूनिटरी इलास्टिक। अब परफेक्ट इन इलास्टिक का मतलब होता है पूर्णतः बेलोचदार, यानी प्राइस तुम चेंज करो, चाहे प्राइस को बढ़ाओ या प्राइस को घटाओ, डिमांड में कोई चेंजेज नहीं आएगी, कोई चेंजेज नहीं आएगी। ऐसा पढ़ा चुके हम। और
ये हो गया रिलेटिव इन इलास्टिक, लेस देन, जब भी लेस देन रहेगा इन इलास्टिक का मतलब एक से कम होगा या जीरो होगा, और इलास्टिक का मतलब एक से ज्यादा होगा या इनफिनाइट होगा। बात समझ गए? तो इसमें क्या कि प्राइस जिस रेट से चेंज किए ना, मान लो प्राइस रेट चेंज किए हम 50% प्राइस बढ़ा दिए तो डिमांड घटा 30%, डिमांड का जो वैल्यू होगा क्या होगा, प्राइस के रेट से कम होगा। कम होगा तो डिवाइड करोगे, इसमें डिवाइड करोगे 30/50 तो कम आएगा ना रे, एक से कम 0.6 आएगा, एक से कम होगा। और ये हो गया रिलेटिव इलास्टिक, यानी प्राइस जिस रेट से चेंज किए, डिमांड मान लीजिए 80% बदल गया, प्राइस हम 50% चेंज किए, डिमांड कितना बदल गया 80%, तो डिमांड ऊपर बैठा होगा 80 और नीचे बैठा होगा 50, तो एक से ज्यादा आएगा, आएगा ना 1.6 आ जाएगा। इस तरीके से 5 टाइप की इलास्टिसिटी होता है, प्राइस इलास्टिसिटी। तो इसका आंसर हो गया प्राइस इलास्टिसिटी कितने टाइप का होता है, 5 प्रकार का होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच कौन सा कथन है, गुणात्मक कथन, मात्रात्मक कथन, दोनों, तो दोनों तो होगा नहीं। मांग की लोच कौन सा कथन है, मात्रात्मक कथन, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन सा स्टेटमेंट है, क्वांटिटी, माने ये क्वांटिटी को बताता है, प्राइस अगर बदलोगे तो डिमांड में कितना क्वांटिटी चेंज होगा, क्वांटिटी को बताता है। तो ये सब एग्जाम में रहता है बहुत। इसका आंसर हो गया बी नंबर, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 देखिए, 5 में क्या कर रहा है, 5 में क्या कर रहा है, 5 में कह रहा है कि मांग की लोच को मापा जाता है। मांग की लोच को मापने की कौन कौन सी विधि है, तो मांग की लोच को कैसे मापते हैं, तो अभी अभी हम फॉर्मूला पीछे में बताए थे। मांग की लोच को मापने का एक फॉर्मूला चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, ये होगा नहीं, परसेंटेज लगेगा आगे में, क्या लगेगा, परसेंटेज। परसेंटेज की जगह बहुत लोग प्रोपोर्शनेट भी यूज करते हैं, प्रोपोर्शनेट मतलब अनुपातिक, परसेंटेज की जगह प्रोपोर्शनेट भी यूज कर सकते हैं, ये तो होगा नहीं। फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, पहले प्राइस से ऊपर में नीचे डिमांड है, ये भी नहीं होगा। परसेंटेज चेंज इन डिमांड बट्टा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये आंसर होगा। परसेंटेज चेंज इन डिमांड बट्टा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये किसका फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापा जाता है इस फॉर्मूला से। अभी बताया ना, ईडी बराबर क्या बताए थे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ऊपर में डिमांड होगा, अब बट्टे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला होता है। परसेंटेज की जगह प्रोपोर्शनेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो इसका आंसर हो गया सी, 5 का हो गया सी। अब 6 नंबर क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, 6 में कर रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, न्यूट्रल। तो मांग की लोच कौन से स्टेटमेंट है, नेगेटिव, इसका फॉर्मूला नेगेटिव में आता है। जैसे हम लोग अभी बता ना, ईडी बराबर, तो नेगेटिव साइन आगे में रहेगा, ऊपर में होगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड, अब बट्टा में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऐसे नेगेटिव साइन आगे में रहेगा। इसको प्रूफ भी किया जाता है, प्रूफ करने के लिए परसेंटेज मेथड होता है, परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं। जैसे परसेंटेज मेथड का खोज किसने किया था, परसेंटेज मेथड दिया था प्रोफेसर फ्लक्स ने, तो उसके हिसाब से हम पहले बता चुके थे। परसेंटेज मेथड से एनालिसिस करते हैं तो ईडी का फॉर्मूला आता है डेल्टा क्यू बाय क्यू गुने डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा, इसका होगा ईडी बराबर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी गुने पी बाय क्यू। परसेंटेज मेथड से निकालेंगे और आगे में माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये फॉर्मूला किसने दिया था, प्रोफेसर फ्लक्स ने, किस मेथड से, परसेंटेज मेथड से। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन से स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए आगे कोई क्वेश्चन है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल टू, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या है, इक्वल है, किसके इक्वल है, परसेंटेज है, मैंने 50% डिमांड में चेंज हो रहा है तो प्राइस में भी कितना चेंज हो रहा है, और प्राइस में 50% चेंज करने से डिमांड भी कितना बढ़ रहा है, 50% चेंजेस हो रहा है। तो इलास्टिसिटी क्या होगा, तो ईडी बराबर होता है ना परसेंटेज चेंज इन डिमांड, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना 50%, अब बट्टे परसेंटेज चेंज इन डिमांड, दोनों क्या हो गया 50%, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल है, किसके इक्वल है, परसेंटेज चेंज इन, जिसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, यानी यूनिटरी हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा यूनिट इलास्टिक, बी नंबर आंसर हो जाएगा यूनिट इलास्टिक।
यहीं पर क्वेश्चन दे देगा कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा है, तो ज्यादा होगा तो रिलेटिव इलास्टिक, परसेंटेज चेंज इन डिमांड प्राइस से कम होगा तो रिलेटिव इन इलास्टिक, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो परफेक्ट इन इलास्टिक, डिमांड में ह्यूज चेंजेस आएगा तो परफेक्ट इलास्टिक। समझ गए? 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन के लिए देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है परफेक्ट इलास्टिसिटी किसके बराबर होता है? अभी अभी बताए थे, ईडी बराबर इनफिनिट किसके बराबर होता है? परफेक्ट इलास्टिक। और ईडी बराबर 1 किसके बराबर होता है? परफेक्ट इन इलास्टिक। ईडी बराबर इसको जीरो, ईडी बराबर सॉरी ये यूनिट इलास्टिक हुआ, किसका इलास्टिक हुआ? यूनिट। ईडी बराबर 0 होगा तो क्या होगा? परफेक्ट इन इलास्टिक। ईडी लेस देन 1 होगा तो क्या होगा? रिलेटिव इलास्टिक। रिलेटिव इन इलास्टिक, कम में इन इलास्टिक। ईडी मोर देन 1 होगा तो क्या होगा? रिलेटिव इलास्टिक। तो यहाँ क्या बोला है? परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक का मतलब क्या होगा? ईडी क्या होगा? इनफिनिट होगा। तो इनफिनिट किस में दिया है? ए में। तो 8 का आंसर ए होगा, 8 का आंसर ए होगा। अब आगे देखिए 9 नंबर में, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इन विच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की किस लोच में डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डिमांड कर्व जो है एक्स एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल। यानी डिमांड कर्व हम ऐसे खींचते हैं, यहाँ पर डिमांड होता है, यहाँ क्या होता है? डिमांड होता है, और यहाँ पर प्राइस होता है। ये ओ एक्स होता है, ये ओ वाई होता है। तो ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, इसके पैरेलल होगा। इसके क्या होगा? डिमांड कर्व इसके पैरेलल होगा। तो हम पहले भी बताती किस में होता है? इन्फिनिट इलास्टिसिटी में होता है। किस में होता है? इन्फिनिट इलास्टिसिटी। ये डिमांड कर्व जो है किसके पैरेलल है? एक्स एक्स के एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो किस में होता है? इन्फिनिटिव इलास्टिक। इन्फिनिटिव इलास्टिक किसको कहते हैं? परफेक्ट इलास्टिसिटी को। तो परफेक्ट इलास्टिक कौन सा आंसर हो गया? ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का ए नंबर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में वही टाइप के क्वेश्चन है। बोल रहा है, क्या बोल रहा है 10 में क्वेश्चन को देखो। 10 में बोल रहा है परफेक्ट इन इलास्टिक में डिमांड कर्व क्या होता है? तो परफेक्ट इन इलास्टिक बोला। तो परफेक्ट इलास्टिक का उल्टा होता है, ऐसे होता है डिमांड कर्व, ऐसे होता है डिमांड कर्व। यानी किसके पैरेलल होता है? वाई एक्स के पैरेलल होता है। वाई एक्स के क्या होता है? पैरेलल। अल्लाह किस पर परपेंडिकुलर है? एक्स पर क्या है? एक्स पर परपेंडिकुलर है। वाई के क्या है? एक्स पर परपेंडिकुलर है, वाई के क्या है? पैरेलल है। अब पिछला में क्या था? एक्स के पैरेलल था, वाई पर परपेंडिकुलर था। तो अब यहाँ पर देखो इन इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक में पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो फॉल्स हो गया, ये नहीं होगा। पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, तो ये आंसर होगा। उसके बाद परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक्स पर क्या है? लंब है ना ये परपेंडिकुलर, तो ये भी आंसर होगा। तो दोनों आंसर होगा। तो यहाँ में दिया बोथ बी एंड सी, सी हो गया आंसर, बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर हो गया डी। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। बी सी दोनों ऐसे घुमा के भी दे सकता कंसेप्ट पर। अब देखिए 10 का डी आंसर हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन को देखो। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अंडर पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड में कैसे बनाते? तो पॉइंट मेथड में ग्राफ बनाते, ऐसे करके एक लाइन खींचते डिमांड कर्व, इसका बीच का पॉइंट होता है। अब बीच का पॉइंट से ऊपर का लेंथ, अब बीच का पॉइंट से नीचे का लेंथ से इलास्टिसिटी मापते हैं। तो ये बीच पॉइंट, मिडल पॉइंट पर ईडी हमेशा क्या होता है? 1 के बराबर होता है, क्योंकि दोनों यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। इसमें पॉइंट मेथड में ईडी मापने का फॉर्मूला होता है, जो मिड पॉइंट जिस पॉइंट पर मापोगे उसके ऊपर वाला, बट उसके नीचे वाला। तो यहाँ तो दोनों इक्वल होगा मिड पॉइंट पर, दोनों लेंथ। तो यहाँ बोला मिड पॉइंट पर क्या होगा? मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होगा? तो हमेशा क्या होगा? 1 के बराबर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी 1 से क्या होता है? बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अब 12 नंबर क्वेश्चन में आइए। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फैक्टर्स इन्फ्लुइंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच को प्रभावित करने वाला तत्व कौन कौन सा है? तो मांग की लोच को नेचर ऑफ गुड्स भी प्रभावित करता है, इनकम भी प्रभावित करता है, वेल्थ भी क्या करता है? प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। आगे दिया पेज में ऑल ऑफ दीज। क्लियर? 12 का डी हो गया।
अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन को देखो, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस में पाते हैं? तो हम पहले बोल दिए जिसमें क्रॉस डिमांड होगा उसमें क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस डिमांड किस में होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सब गुड्स में क्या होता है? क्रॉस डिमांड होता है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? सी, दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। या एग्जाम में मान लो कोई एक ही ऑप्शन दिया है तो उसी के हिसाब से जाना। सब्स्टिट्यूट गुड्स में और किसमें? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? क्रॉस डिमांड होता है। तो इसका आंसर सी हो गया 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स लाइकली टू हैव एन इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब बेलोचदार, माने मांग जो है ना बेलोचदार होता है, यानी बेलोच का मतलब होता है ज्यादा डिमांड पर इफेक्ट नहीं पड़ा, या तो नहीं पड़ा जीरो इफेक्ट, या पड़ा भी तो ज्यादा डिमांड में ज्यादा चेंजेस नहीं आई है, हल्का फुल्का चेंज आई, उसको कहते हैं इन इलास्टिक। एकदम चेंज नहीं हुआ तो परफेक्ट इन इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब थोड़ा ज्यादा चेंज हुआ, अब बहुत ज्यादा होगा तो परफेक्ट इलास्टिक। तो किस तरह का मांग बताओ, इसमें कौन सा कमोडिटी है जिसका डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? मूवी टिकट, दाम बढ़ा देगा टिकट तो फिल्म नहीं देखोगे? नहीं देखेंगे भाई, ऑप्शन है मेरा, मोबाइल में देख लेंगे। सिगरेट, सिगरेट में क्या होता है? जिसको लत पड़ जाती है ना सिगरेट का, 100 रुपया भी कर देगा तो भी लोग खरीदेगा। तो सिगरेट का डिमांड पर, या वाइन, कोई भी जो आदत वाली सामान होती है लत वाली, यहाँ खाली सिगरेट वाला याद नहीं रखिए, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है। जैसे किसी भी आदमी को किसी चीज की लत लग जाती है, जैसे हम लोग को पान खाने का क्या है, लत लग गया, कितना दाम बढ़ा दे, 2 रुपया से शुरू किए थे, 12 रुपया देते हैं अभी पान का, कितना भी दाम बढ़ा दे लोग क्या करेगा? खरीदवे करेगा, क्योंकि उसका हैबिट दिने दिने क्या होता है और बढ़ते ही जाता है। तो ये क्या हो गया? सिगरेट। तो सिगरेट का जो है इलास्टिसिटी क्या होगा? इन इलास्टिक होगा, माने बेलोच होगी। तो जो भी सिगरेट गुटखा पान सब बेचने वाला आदमी सब कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि ये लोग जानते हैं डिमांड इन लोग को घटेगा नहीं और दिन दिन क्या होगा? बढ़ते ही जाएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो इसका 14 का नंबर होगी, 14 नंबर का होगी आपका आंसर बी। आगे देखिए 15 नंबर, बाबू यहाँ ऑप्शन चेंज करके दूसरा सामान भी रह सकता है। 15 में क्या करा है? अगर प्राइस इलास्टिसिटी किसके बराबर है? 1 के बराबर है। 1 के बराबर, 1 के बराबर का मतलब कब होगा? 1 के बराबर तब होगा जब यूनिट इलास्टिक, 1 को यूनिट इलास्टिक कहते हैं, यानी डिमांड में प्राइस में जो चेंजेस है उसका रेट और डिमांड में जो चेंजेस उसका रेट क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको कौन सी इलास्टिक कहेंगे? डिमांड इज इलास्टिक, डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। कौन सा इलास्टिक हो जाएगा? यूनिटरी। 1 का मतलब यूनिटरी होता है, यूनिट इलास्टिक। तो 15 का हो गया बी नंबर। फिर आगे देखिए, ध्यान दो रहे, समझ लो ठीक से। 16 नंबर क्वेश्चन में, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है डिमांड फॉर ए गुड लाइक साल्ट। नमक की मांग क्या होगी? नमक, नमक की मांग ऐसी मांग होती है कितना भी दाम बढ़ा लोग ज्यादा कम नहीं खरीदेगा, और दाम भी कम कर दोगे तो लोग ज्यादा, इसके डिमांड में कोई चेंजेज नहीं आएगी। प्राइस फ्लैक्चुएट होने पर डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आएगी। जब प्राइस फ्लैक्चुएट होने पर डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आती है तो उसको हम लोग जीरो इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो। तो जीरो का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट इन इलास्टिक। तो परफेक्ट इन इलास्टिक बी नंबर आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया बी, परफेक्ट इन इलास्टिक। समझ में आ गया? 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या कह रहा है? 17 में कह रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिनोटेड बाय। प्राइस इलास्टिसिटी को क्या से डिनोट करते हैं? तो हम बताए थे ना, प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी क्या से डिनोट करते हैं? ईपी से। इसका मतलब सप्लाई इलास्टिसिटी, इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ गए? तो प्राइस इलास्टिसिटी को क्या से नीड करते हैं? ईपी से, जनरली यही से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो गया 17 का बी। 18 नंबर में देखो, जनरली द डिमांड फॉर इज इन इलास्टिक। किसका डिमांड इन इलास्टिक होगा? लग्जरी सामान। इन इलास्टिक का मतलब कोई चेंजेस नहीं आएगी डिमांड, मतलब हम लोग खरीदबे करेंगे। तो हम लोग कौन सामान को खरीदबे करेंगे? जो मेरे लिए नेसेसरी गुड्स है। क्या गुड्स है? नेसेसरी। आज देखिए दूध का दाम बढ़ा दिया, चावल का दाम बढ़ा दिया, तो क्या लोग नहीं खरीदेगा? उतना ही खरीदेगा जितना पहले खरीदता, क्योंकि ये नेसेसिटी गुड्स है। तो जो नेसेसिटी गुड्स होता है उसका डिमांड क्या होता है? इन इलास्टिक होता है, यानी ज्यादा लोच नहीं, डिमांड में ज्यादा चेंजेस नहीं आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का नेसेसिटी गुड्स। कौन से गुड्स? सी नंबर आंसर होगा। 18 का हो जाएगा सी नंबर आंसर। क्लियर? अब देखिए 18 का सी हो गया आंसर।
19 नंबर में देखो, 19 में कह रहा है एन ऑलमोस्ट ट्रू केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक किस में पाया जाता है? परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक। परफेक्ट इन इलास्टिक का मतलब क्या? पूर्णतः बेलोज। बेलोज का मतलब डिमांड क्या हो जाएगा? जीरो। डिमांड में कोई चेंजेज नहीं आएगी, कितना भी दाम बढ़ा दो डिमांड में कोई चेंजेज नहीं। परफेक्ट इन इलास्टिक बोला है। परफेक्ट इन इलास्टिक मतलब है जीरो इलास्टिसिटी, डिमांड में कोई चेंजेज, किस सामान के डिमांड में चेंजेज नहीं आएगी। मोनालिसा का पेंटिंग खरीदोगे, दाम बढ़ा दोगे तो खरीदोगे? नहीं खरीदेंगे। एक्सपेंसिव नेसेसिटी गुड्स, फॉरेन करेंसी, लाइफ सेविंग मेडिसिन। कोई बोल दिया, इसका आंसर डी होगा। कोई बोल दिया कि दवा लेके आओ नहीं तो आदमी मर जाएगा। अब उस दवा का कितना भी दाम हो, लोग खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? खरीदेगा ही। तो उसका कितना भी दाम बढ़ा दो लोग खरीदबे करेगा। तो लाइफ सेविंग मेडिसिन, यहाँ पर साल्ट भी हो सकता है, यहाँ पर मैच बॉक्स भी हो सकता है। लाइफ सेविंग मेडिसिन कितना भी दाम बढ़ा दो, अभी बोलेगा 1 रुपया की गोटी 5,000 रुपया लगेगा, नहीं तो जीवन मर जाएगा, लोग मर जाएगा। तुरंत लोग क्या करेगा? 5,000 रुपया फेंक देगा। तो उसमें क्या होता है? जो लाइफ सेविंग मेडिसिन होता है, कितना भी दाम बढ़ा दो लोग खरीदबे करेगा, लोग खरीदबे करेगा। इसमें हो जाएगा इन परफेक्ट इन इलास्टिक, यानी इसमें ईडी हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। जीरो। परफेक्ट इन इलास्टिक को हम लोग जीरो इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, ध्यान रखना कंसेप्ट को। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक में तभी अभी बताए कि ईडी क्या होता है? इन्फिनाइट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इन्फिनाइट। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी। पांचों याद कर लो। ईडी जीरो मतलब जीरो इलास्टिसिटी, यानी परफेक्ट इन इलास्टिक। ईडी इन्फिनाइट का मतलब इन्फिनिटिव इलास्टिसिटी, यानी परफेक्ट इलास्टिक। ईडी 1 का मतलब यूनिट इलास्टिक। ईडी लेस देन 1 का मतलब रिलेटिव इन इलास्टिक। ईडी मोर देन 1 का मतलब रिलेटिव इलास्टिक। इसको ध्यान रखना। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या करा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, मांग की लोच को मापने के लिए कौन कौन से विधि? मांग की लोच को मापने का 3 विधि है, परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और पॉइंट मेथड। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस हिसाब से इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज मांग की लोच को मापने का 3 मेथड है। इस मेथड से पूछ भी सकता है कौन सा मेथड किसने दिया था, कौन से मेथड किसने दिया, तो वो भी ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन उस पर आगे वही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन को देखो, बोला कि प्राइस इलास्टिसिटी मापने का परसेंटेज मेथड किसने दिया था? तो अभी अभी बताया, सॉरी, परसेंटेज मेथड में क्या फॉर्मूला होता है? तो परसेंटेज मेथड में इससे पहले स्टार्टिंग में बताया था। परसेंटेज मेथड में फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी गुने पी बाय क्या होगा? क्यू। तो ये इसमें है, कंफ्यूज मत होना। इसमें क्यू बाय पी है, इसमें पी बाय क्यू है ना रे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आंसर हो जाएगा 22 का बी। अब देखो आगे 23 नंबर में एक्सपेंडिचर मेथड के इन्वेंशन किसने किया था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो मापते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, तो एक्सपेंडिचर मेथड का खोज किसने किया था? तो मार्शल ने दिया था। इलास्टिसिटी मापने का एक्सपेंडिचर मेथड किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। किसने दिया था रे? मार्शल ने दिया था, याद रखना, मार्शल ने दिया था। फिर अगला क्वेश्चन 24 नंबर, जब टोटल एक्सपेंडिचर नहीं बदलेगा, जब टोटल एक्सपेंडिचर नहीं बदलेगा, क्या लिखल है? व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज विथ ए चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, यानी कोई सामान का दाम बदल गया, दाम चेंज हो गया, फिर भी मेरा खर्चा वही हो रहा जो पहले खर्चा हो रहा था। तो मान लीजिए पहले 250 खर्चा हो गया और सामान का दाम बढ़ गया, फिर भी हम कितना खर्चा कर रहे हैं? 250। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। तो इस समय इस सिचुएशन में मेरा इलास्टिसिटी क्या होगा? यूनिट इलास्टिसिटी होगा। क्या होगा? यूनिटरी। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा किसका? 24 का। अब 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, परसेंटेज मेथड किसने दिया था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मापने का परसेंटेज मेथड किसने दिया था? परसेंटेज मेथड दिया था प्रोफेसर फ्लक्स ने, याद रखना, परसेंटेज मेथड प्रोफेसर फ्लक्स ने दिया था। एक्सपेंडिचर मेथड दिया था मार्शल ने, परसेंटेज मेथड दिया था प्रोफेसर फ्लक्स ने दिया था। अब आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, बोला पॉइंट मेथड, पॉइंट मेथड किसने दिया था? तो पॉइंट मेथड का खोज किसने किया था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मापने का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मापने का कई गो मेथड है? 3 मेथड है, एक परसेंटेज मेथड, एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एक पॉइंट मेथड। तो परसेंटेज मेथड दिया था प्रोफेसर फ्लक्स ने, टोटल एक्सपेंडिचर दिया था मार्शल ने, और पॉइंट मेथड दिया था प्रोफेसर बोल्डिंग ने। किसने दिया था? प्रोफेसर बोल्डिंग ने दिया था पॉइंट मेथड के बारे में।
याद रहेगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ जॉइंट डिमांड गुड्स। जो जॉइंट डिमांड गुड्स होता है, जॉइंट डिमांड का मतलब होता है जैसे कि हम बैट खरीदेंगे तो बॉल भी खरीदेंगे, बॉल खरीदेंगे तो बैट भी खरीदेंगे। अगर बैट का दाम बढ़ा दिया तो हम बॉल नहीं खरीदेंगे, बैट का दाम बढ़ा दिया तो बैट नहीं खरीदेंगे तो बॉल भी क्या होगा, नहीं खरीदेगा। तो उसमें नेगेटिव डिमांड होता है। कौन से डिमांड होता है, जॉइंट गुड्स में डिमांड हमेशा क्या होता है, नेगेटिव डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी, जॉइंट गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, नेगेटिव होता है। जॉइंट गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव होती है, याद रखना। 28 में है, हु गेव द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का साइंटिफिक डेफिनेशन किसने दिया था, मैंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन किया था, व्याख्या। ऐसे सबसे पहले लोग कहते हैं मूरे ने किया था। किसने किया था, ध्यान देना, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जो कंसेप्ट किसने दिया था, मूरे ने दिया था। किसने दिया था, मूरे ने दिया था, मूरे ने दिया था। लेकिन इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन किसने किया था, तो रॉबर्ट ट्रिफिन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ट्रिफिन ने, याद रखना। मूरे अगर बोलेगा किसने इसका, मूरे का नाम, अगर रॉबर्ट ट्रिफिन का नाम रहेगा तो मूरे लगा देना। मूरे ने इसका मतलब प्रोपाउंडर था, लेकिन उसका एनालिसिस, साइंटिफिक एनालिसिस उसके बारे में किसने किया था, रॉबर्ट ट्रिफिन ने किया था। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया 28 का ए। आगे देखो 29 में, एंजिल कर्व इनकम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, इनकम पर। एंजिल नाम के एक प्रोफेसर थे, इकोनॉमिस्ट थे, एंजिल नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे। उस इकोनॉमिस्ट ने क्या किया था, बताया था कि इनकम बढ़ने से क्या होता है, डिमांड में भी चेंजेस आता है। किसने दिया था, एंजिल ने दिया था। और उस जो कैसा चेंजेस आता है उसको जो ग्राफ में शो करते हैं, उस ग्राफ को कहते हैं एंजिल कर्व। ये किस में होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में होता है। किस में होता है, इनकम इलास्टिसिटी, क्योंकि इनकम पर डिपेंड है। एंजिल कर्व किस पर डिपेंड है, इनकम कंसेप्ट पर डिपेंड है कि इनकम बढ़ेगा घटेगा तो डिमांड में भी चेंजेज आएगी। किसने दिया था, एंजिल ने दिया था। जर्मन के रहने वाला थी एंजिल, जर्मन की इकोनॉमिस्ट थी, याद रखना। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन 30, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट डिफरेंट पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। अगर हम पॉइंट मेथड पर बनाते हैं, पॉइंट मेथड पर, जैसे पॉइंट मेथड पर ग्राफ बनाया जाता है, तो यहाँ पर एक होगा, उस पर एक से कम होगा, एक से ज्यादा होगा, जीरो होगा, इन्फिनिट होगा। तो डिफरेंट लेवल पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉइंट मेथड में जो ग्राफ मिलता है, जो डिमांड कर्व मिलता है, वो डिफरेंट लेवल पर क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन पढ़िए। इसमें से भी क्रॉस क्वेश्चन साइड से पूछ सकता है। जो हम लेक्चर दिए उसको ध्यान देना, जो वीडियो बताया उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में, जैसे अभी मूरे का नाम बताया या बहुत सारे एक्सप्लेनेशन किए, वो सब पर भी ध्यान दीजिएगा तो आपको फायदा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।